स्टूडेंट्स, तो कल हमने पढ़ी थी मोलैरिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेलिटी के बारे में। तो जो फॉर्मेलिटी होती है ना, इट इज़ द नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसको हम डिफाइन करते हैं फॉर्मेलिटी को। इट इज़ द नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस, नंबर ऑफ फॉर्मूला masses of the solute dissolved per liter of the solution। बिल्कुल ये नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी की तरह ही होता है। ठीक है, हमने जैसे वहाँ पे किया था, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको कैपिटल एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो जाएगा, कैपिटल एफ से फॉर्मेलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो जाएगा नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस ऑफ सोल्यूट। कभी कभी इसको नंबर ऑफ 4 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो 4 मोल्स है या फिर फॉर्मूला मासेस है, उसको आप लोग एक ही चीज़ कंसिडर करके चल सकते हैं। यहाँ पे आपके सिलेबस में इतना एडवांस नहीं है फॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट, बट स्टिल इसका जो फॉर्मूला है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे इसको FN और यहाँ पे VL लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो FN है, ठीक है, यहाँ पे FN कैसे निकलेगा यहाँ से, मतलब क्या है, यहाँ से फॉर्मूला मासेस वगैरह कैसे निकलेंगे, वो हमारा होता है। देखो जैसे हमने मोलैरिटी पढ़ी थी, ठीक है, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है। ठीक है, और हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं W डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, मतलब गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। ऐसे ही हम नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और हम ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, ये हम निकालते हैं गिवन वेट डिवाइडेड बाय जो उसका इक्विवेलेंट मास होता है, ऐसे ही करके। तो ऐसे ही करके हमें यहाँ से जो फॉर्मूला मास है वो कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला मास हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको 4 मोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो FN होगा वो इक्वल टू होगा, यहाँ से FN जो होगा वो इक्वल टू होगा गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप इसको ये भी बोल सकते हो नंबर ऑफ 4 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कैसे भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पे जो FN आएगा वो आएगा यहाँ पे जो 4 मोल्स हैं वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास। अब ये फॉर्मूला मास क्या है, ये जो फॉर्मूला मास होता है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान हमें ये चीज़ रखनी है कि जो फॉर्मेलिटी के टर्म है ये हम आयनिक सब्सटेंसेस की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स जैसे कि हमारे हो गए NaCl हो गया, KNO3 हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया। ठीक है, तो इन सब मॉलिक्यूल्स के लिए हम फॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अब देखते हैं फॉर्मूला मास कैसे निकालते हैं। ये जो फॉर्मूला मास हम इसको अगर FM से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, इसको तो हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम FM से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ फॉर्मूला मास। ठीक है, तो जो फॉर्मूला मास है वो यहाँ पे, अब ये कंप्लीट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगा W डिवाइडेड बाय में FM। ओके, तो FN किसके इक्वल आ गया, W डिवाइडेड बाय में FM। ठीक है, और VL तो यहाँ पे था ही था, तो ये बन गया हमारा कंप्लीट फॉर्मूला। अब हमें देखना फॉर्मूला मास क्या होता है। फॉर्मूला मास होता है मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली, मतलब जो हमारा फॉर्मूला मास होता है ना FM, वो होता है मोलिकुलर मास, और ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए ही होता है, ध्यान रखना, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट ऑब्जर्व्ड, ठीक है, जब जिसकी हम एक्सपेरिमेंट से जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, ये तो हमारा कंप्लीट फॉर्मूला फॉर्मेलिटी का बन गया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, हम इससे सम भी सोल्व कर लेंगे। लेकिन सोल्यूट का मोलिकुलर मास एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करेंगे और थ्योरेटिकली ऑब्जर्व करेंगे, उस चीज़ का क्या मतलब है, उसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोल दूँ NaCl का आपको मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे भाई, एटॉमिक मास सोडियम का तो 23 होता है, क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, तो ये आ गया 58.5। ठीक है, तो ये जो 58.5 U है ना,
ये जो चीज़ है ये इसका थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास है। क्यों? क्योंकि आपने अपने ऐसे ही कैलकुलेशन करके निकाला है। लेकिन जब यहाँ पे फॉर्मूला मास की बात आ जाती है ना, तो वो मोलिकुलर मास हमें एक्सपेरिमेंट करके फिर ऑब्जर्व करना पड़ता है। मतलब एक्सपेरिमेंट करके जब किसी का मोलिकुलर मास निकालोगे तो वो उसका फॉर्मूला मास हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रॉब्लम्स में भी आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू कितना है और थियरी के अकॉर्डिंग कितना है। ठीक है, तो इसका हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये। तो यहाँ से मैं ये जो मोलैरिटी और नॉन मोलैरिटी वाले फॉर्मूले हैं उनको अलग कर देती हूँ। ये जस्ट आपको रेफरेंस के थ्रू दिखाने का था। ठीक है, एक्चुअल फॉर्मूला इसका ये होता है। तो अभी हमें रिलेशन निकालना है फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो ये कैसे निकलेगा? यहाँ से ये निकलेगा, अब हमें पता है फॉर्मेलिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला आया है वो क्या आया है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय उसका फॉर्मूला मास इंटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, मैं फॉर्मूला मास क्या लिखा है यहाँ पे कि मोलिकुलर मास ही तो है जो ऑब्जर्व किया गया है। तो मैं यहाँ पे इसको FM को मैं यहाँ पे मोलिकुलर मास ऑब्जर्व भी तो लिख सकती हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो हमारी मोलैरिटी होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गिवन वेट डिवाइडेड बाय यहाँ पे मोलिकुलर मास होता है, तो ये कैसा है, थ्योरेटिकल लिख दिया मान लो इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोलिकुलर मास है वो ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास है, और यहाँ पे जो मोलिकुलर मास आता है मोलैरिटी के अंदर वो थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास होता है। आप ये सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू निकालते हो, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे कर देती हूँ F डिवाइडेड बाय M। मैं फॉर्मेलिटी को मोलैरिटी से डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्या है, अगर मैं अलग पेन से इसको यूज़ करूँ, ये वाला फॉर्मूला है W डिवाइडेड, ये वाला फॉर्मूला की बात कर रही हूँ फॉर्मेलिटी वाले की। फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ऊपर लिखेंगे, मोलिकुलर मास ऑब्जर्व्ड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, नीचे मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखना है W डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास कैसा, थ्योरेटिकल इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ से ये सब चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, गिवन वेट कैंसिल हो जाएगा, सेम होगा, और वॉल्यूम भी कैंसिल हो जाएगी। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से M थ्योरेटिकल है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये मोलिकुलर मास जो थ्योरेटिकल है डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास जो ऑब्जर्व्ड है वो नीचे रह जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये जो फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का है ना, जो मोलिकुलर मास थ्योरेटिकल होता है और जो मोलिकुलर मास ऑब्जर्व्ड से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये इक्वल टू होता है I के। अब ये I क्या है, I इज़ योर वेंट होफ फैक्टर। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो इस चैप्टर के बिल्कुल एंड में आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जो I होता है वेंट होफ फैक्टर होता है, इट इज़ थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। ठीक है, अब हमें रिलेशन निकालना था फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में। तो यहाँ से जो हमारी फॉर्मेलिटी आई थी और जो मोलैरिटी आई थी वो किसके इक्वल आई थी, M मोलिकुलर मास थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑब्जर्व्ड। ठीक है, आप पूरा लिखना, ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास, ये आया था I, दैट इज योर वेंट होफ फैक्टर। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, मैं इस M को उस साइड ले जाती हूँ, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू I इंटू मोलैरिटी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, हमारे आगे काम आ सकता है कैलकुलेशन के दौरान। तो फॉर्मेलिटी जो होता है वो इक्वल टू होता है वेंट होफ फैक्टर मल्टीप्लाई में मोलैरिटी। तो ये सब चीज़ें जो फॉर्मूले मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक पेज पे इनको राइट डाउन करिए और फिर इनको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए, लर्न कीजिए इनको, क्योंकि ये आपको पूरी केमिस्ट्री में काम देने वाले हैं। तो यहीं पे हमारी जो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स थी, जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड हो रही थी, वो ख़त्म होती है। आज हम लोग अब से पढ़ेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। इंडिपेंडेंट टर्म्स का मतलब क्या है, ऐसी टर्म्स जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। ठीक है, आप लोग इसको करेक्ट लिखना। तो अभी हमारी शुरू हो रही है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स, दैट मीन्स वो ऐसी टर्म्स हैं, ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जो टेम्परेचर के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास सबसे पहला जो टर्म आएगा वो आ जाएगा परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, आपने पीछे वाले जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर पढ़ा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है,
अब आप लोग पढ़ोगे परसेंटेज वेट बाय वेट। ये क्या होता है, दोनों वेट है, ऊपर हम वेट लेते हैं सोल्यूट का और नीचे हम वेट लेते हैं सॉल्यूशन का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जब भी परसेंटेज वेट बाय वेट फॉर्मूला लगाते हो तो ऊपर भी जो वेट होगा सोल्यूट का वो ग्राम के अंदर होगा और नीचे जो सोल्यूशन का जो वेट होगा वो भी ग्राम के अंदर होगा, ठीक है। तो आपको लोगों को ये लग रहा होगा कि ये 3 फॉर्मूले जो है परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये सेम है, ठीक है। ये तीनों के तीनों हमारे जो फर्स्ट आर्टिकल है आपके मॉडर्न्स की बुक के अंदर, तो ये मास परसेंटेज नाम का जो टॉपिक है उसके अंदर दे रखी है तीनों टर्म्स, लेकिन मैंने अलग अलग इसलिए करवाई हैं आपको क्योंकि जिससे आपको ये पता चल सके कि टेम्परेचर पे डिपेंड कौन सी कर रही है और टेम्परेचर पे डिपेंड कौन सी नहीं कर रही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कोई एक आधे नंबर का क्वेश्चन तो यही डायरेक्ट आ जाता है, बताओ इन दोनों टर्म में से कौन सी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, कौन सी नहीं करती, ठीक है। तो जब भी लर्न करो या टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की फॉर्म में अगर आप लर्न करोगे तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो परसेंटेज वेट बाय वेट, ये फॉर्मूला तो आपको आ ही गया होगा। इट इज़ वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स, ठीक है, इनटू में 100, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आपको मान लो ये चीज़ दे रखी हो, ठीक है, ऐसा होता है जब आपसे क्वेश्चन पूछता है ना तो आपको बोलेगा 10% सॉल्यूशन ले, ये इसका 10% सॉल्यूशन ले रखा है। मतलब क्या है, जब आपको परसेंटेज वेट बाय वेट की वैल्यू जो है वो अगर गिवन हो तो उस केस में हमें, मतलब जब आपको इस चीज़ की वैल्यू क्या है गिवन होती है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो ये वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है ना इसको हम मानते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको मानना पड़ जाए ना, ठीक है, तो अगर आपको मानना पड़ जाए लेट वेट ऑफ सॉल्यूशन तो उसको आप 100 ग्राम मान सकते हो, 100 ग्राम मान सकते हो उसको। और उसके बाद अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। और बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ऐसे ही आपको आपकी बुक में दिए मिलेंगे, तो उनसे आप पता लगा सकते हो कि कैसे करना है उनको, कैसे नहीं करना, ठीक है। अब हमारी सेकंड जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है हमारी मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मोल फ्रैक्शन होती है उसको या तो हम बड़े एक्स से या फिर हम उसको छोटे एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन को। तो ये जो आपकी मोल फ्रैक्शन है ना, ये क्या होती है, इसको हम डिफाइन करते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन component to the total number of moles, to the total number of moles। टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब हो जाएगा सोल्यूट के भी मोल और सोलवेंट के भी मोल, सोल्यूट एंड सोलवेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने मान लो कोई सॉल्यूशन बना रखा है, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर आपने एक सब्सटेंस ए घोला और दूसरा सब्सटेंस बी घोल दिया उसके अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर अगर आपसे पूछ ले अब ए के नंबर ऑफ मोल, ए का मोल फ्रैक्शन बताओ, तो आप क्या करोगे, जितने नंबर ऑफ मोल्स ए के हैं उसको डिवाइड करोगे उसके टोटल नंबर ऑफ मोल से, आपकी मोल फ्रैक्शन आ जाएगी ए सब्सटेंस की, ठीक है। इसको हम लिखेंगे कैसे सारे सिस्टम को, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का, ठीक है, तो मतलब वो सोल्यूट हो सकता है, सोलेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है। मैंने आपको बोला कि इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लेते हैं हमारे पास, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर मैं यहाँ पे मान लूँ मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है,
मैंने क्या किया है, उसमें उसके अंदर ए सोल्यूट को, ए जो है वो है यहाँ पे सोल्यूट, ठीक है, और यहाँ पे मैंने उसको ए को बी सोलवेंट के अंदर घोला, ठीक है, तो बी हमारा यहाँ से क्या है, सोलवेंट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी हम केमिस्ट्री के अंदर करते हैं वो मोल्स को लेके ही करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं मान लेती हूँ मैंने ए के एन ए नंबर ऑफ मोल्स घोले हैं और बी के मैंने एन बी नंबर ऑफ मोल्स घोले हैं, ठीक है। तो अगर मेरे से पूछ लेगा कि मोल फ्रैक्शन बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूट हमने यहाँ पे क्या माना है, ए है सोल्यूट, तो उसका मोल फ्रैक्शन एक्स से हम मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और सोल्यूट के पूछ रखा सोल्यूट क्या है, ए है, तो इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या बताया था कि मोल फ्रैक्शन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो यहाँ पे हम एन टी जो होगा, एन टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स जो ए के हैं और नंबर ऑफ मोल्स जो बी के हैं, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके लिख सकती हूँ, एक्स विल बी इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस में एन बी, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन हो जाएगा ए का। अब अगर कोई पूछ लेता मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट क्या है हमारा, बी है, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्स भी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी सॉल्वेंट के आपने कितने नंबर ऑफ मोल्स डाल के वो सोल्यूशन बनाया है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, एन ए प्लस एन बी, ठीक है, ओके। तो जो ये हो जाएंगे, हमें कैसे मोल फ्रैक्शन किसी भी सब्सटेंस का कंपोनेंट का निकालना है, ठीक है। और हमें ये भी पता होना चाहिए जो सम टोटल होता है सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस का, वो हमेशा इक्वल टू 1 आता है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं बोल दूं कि सॉल्यूशन था, उसके अंदर मैंने ए सोल्यूट को और बी सोलवेंट को मैंने डिज़ोल्व करके एक सॉल्यूशन बना रखा है, तो जो मोल फ्रैक्शन होगा ए का, ठीक है, और जो मोल फ्रैक्शन होगा बी का, वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब मैं इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकती हूँ, एक्स से किसके इक्वल था, एन ए डिवाइडेड बाय में एन ए प्लस में एन बी, ठीक है। एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके इक्वल था, एन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस में एन बी, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये 1 के इक्वल आएगा। ये जो फॉर्मूला है आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो अगर किसी मोल फ्रैक्शन हमें दे रखी है एक कंपाउंड की, अगर हमें मान लो बाइनरी सॉल्यूशन दे रखा, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, उसमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि ये था कि हमने ए और बी कर रखा है, और हमारे जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें हमें डील करना है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है, मोस्टली। तो अगर आपको एक का दे रखा, मान लो आपको ये बता रखा है कि आपको कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें आपको बोल रखा है कि एक सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है, उसमें मोल फ्रैक्शन बी के दे रखे हैं आपको, और आपसे पूछ रखा है मोल फ्रैक्शन बताओ ए के कितने हैं। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, हमें पता है यहाँ पे ये फॉर्मूला एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। हमें निकालना किसका है, एक्स ए का निकालना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। तो ऐसे करके निकाल सकते हो। ऐसे ही अगर आपको एक्स बी कैलकुलेट करना हो तो कैसे लिखोगे, 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा। तो ठीक है, तो अगर मोल फ्रैक्शन एक कंपोनेंट का दे रखा हो किसी बाइनरी सॉल्यूशन में, तो दूसरे का आप कैलकुलेट कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये वाली टर्म जो है मोल फ्रैक्शन, ये कैसी है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। इसके जो आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं बहुत इजी होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने आने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं गिवन वेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय उसका मोलिकुलर मास, ठीक है। और जब कोई मॉलिक्यूल है तो मोलिकुलर मास लिखोगे, कोई एटम है तो वो एटॉमिक मास लिखोगे, लेकिन आपको मॉलिक्यूल्स से ही सामना करना होता है, तो यहाँ पे W डिवाइडेड बाय M ही पढ़ते हैं। ये आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको बार बार बोलूँगी कि ये जो सारे के सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की जो फॉर्मूलाज हैं आप एक पेज पे लिखिए और उसको लर्न कीजिए, उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा हो तो आप इसको अपने रूम में भी चिपका सकते हैं, ठीक है।
तो ये लर्न करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिलते हैं वो सॉल्व करने तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये कंसंट्रेशन टर्म्स आपको नहीं आती हैं तो आपको केमिस्ट्री की लैब के अंदर काम नहीं कर पाएंगे आप। तो सॉल्यूशन चैप्टर होता है इसीलिए कि आपको सॉल्यूशंस बनाने आए।